तो ये हामिद रजा साहब से जो अगर पूछा जाए, तो हमें फिर उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि आप पीटीआई के किस धड़े की बात कर रहे हैं। आप खुल के सामने आए, ये ना करें कि आप धमकी आमेज लहजा अपनाएं और कहें कि चंद लोग किसी के कहने पर ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फिर वो भी आकर बात करें कि कौन से वो लोग थे जिनके कहने पर उन्होंने पीटीआई के दोस्तों के साथ मिलकर जमाते इस्लामी से, फिर उसके बाद MWM से अलग करवाया और फिर अपने साथ अपनी जमात को पेश किया, ताकि बल्ले का निशान जाने की सूरत में मुतबादल के तौर पर वो हों। ये तो एक मामला है, लेकिन उनकी इस ट्वीट से एक बात जाहिर हो रही है कि पीटीआई के अंदर तकसीम है। पीटीआई के अंदर ये तकसीम इस हद तक पहुंच चुकी कि पीटीआई के अंदर से शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रोज ये स्टेटमेंट दी कि कौन वो लोग थे जो कि ऐसे फैसले करते रहे जिनका नुकसान पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ा हो और पार्टी को हुआ। ये सिर्फ इस वक्त नाम नहीं लिए जा रहे, लेकिन हकीकत में ये बात है कि इस वक्त ग्रुप जो हैं वो बड़े वाजे हैं। इस ग्रुपिंग की शुरुआत की तरफ अगर जाएं, तो इसकी शुरुआत उस वक्त से होती है जब परवेज खटक को पीटीआई से निकालने के लिए एक प्लान तरतीब दिया गया। पीटीआई में परवेज खटक जो थे वो पीटीआई का हिस्सा थे। इमरान खान की हदायत पर और असद कैसर के हमरा वो इस्लामाबाद में एक मुलाकात के लिए गए। उस मुलाकात में उनके साथ कुछ प्रेशर उन पे डला और वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। जल्द ही उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। वो मेरे सामने कपकपा रहे थे, वो बड़े बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मेरा उनसे राब्ता रहा, तो उन्होंने कोई उसके फौरन बाद पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। लेकिन हम ये देखते हैं कि परवेज खटक को पार्टी से दूर करने के लिए पार्टी की जानिब से मुसलसल शोकाज नोटिस जारी करने का सिलसिला हुआ। ये वो सिलसिला था कि परवेज खटक को पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर से हटा दिया जाए, ताकि आगे आने वाली लीडरशिप पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर चैप्टर पर कंट्रोल संभाल सके। कि इमरान खान को सियासी लीडरशिप के साथ मुलाकातें नहीं होने दी गई हैं। अगर इमरान खान के साथ पॉलिटिकल लीडरशिप जेल में मुलाकात करती पीटीआई की अपनी, तो फैसले मुख्तलिफ होते। वो शायद फैसले ऐसे भी होते कि इमरान खान नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बात करते हुए आगे बढ़ते। लेकिन ये बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब जो है जो खासकर इनके दौरान खड्डे चल रहे हैं या लड़ाई चल रही है, इसमें एक चीज बड़ी वाजिह है। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला हुआ। उस वक्त जब इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला हुआ, तो उस वक्त ये कहा गया कि चूंकि 8 फरवरी को इंट्रा पार्टी सॉरी जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन मत करवाएं। उस वक्त सियासी क्यादत, पीटीआई की सियासी क्यादत चाहती थी कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले। और मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई के अंदर ऐसे मुतअद्दिद रहनुमा थे जिन्होंने फैसला किया था कि पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे। लेकिन जो मौजूदा क्यादत है, उन्होंने उमर अयूब जो हैं, ये साथी हैं उनके, ये मशवरा किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी नहीं होने देने। तो हमें यह लगता है कि सियासी क्यादत को उस वक्त दूर कर दिया गया। और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को ऐसे वक्त में करवाए गए जब कानूनी तौर पर पीटीआई की सारी क्यादत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुकी थी। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की वजह से वो अपनी पार्टी में कोई ओहदा नहीं ले सकते थे, और मौजूदा क्या क्यादत के लिए खुला माहौल था। वो एक पंजाबी का मुहावरा है जो शहबाज शरीफ भी करते बोलते हैं, और शायद इमरान खान ने भी एक दफा बोला था कि वो मिर्जा यार फिरे, अकेली गलियां छुट्टियां हो खाली जाए हो जाएं गलियां, तो। फिर हाँ, मिर्जा याद तो फिरे। यही कहानी रही। तो पीटीआई की सीनियर क्यादत का भी यही हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सब शामिल हो गए, तो इनके लिए खाली खेलने का मौका मिला, इनके पार्टी ओहदे मिल गए। आगे भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स है पार्टी के अंदर। जिस वक्त ये 2-4 दिनों में या आगे चंद दिनों में लोगों ने खुलकर बात करना शुरू की, तो तब आपको पता चलेगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से शायद तहरीक इंसाफ में वापस या मर्ज होने के लिए भी लोग कबूल ना करें कोई बात। जी। एक तो मुझे समझ में नहीं आती इमरान खान साहब की पीटीआई की, कहते हैं कि हम गुलामी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें बैरूनी मुदाखलत ही चाहिए, और फिर वो अमेरिका कांग्रेसमैन को भी खत लिखते हैं, आईएमएफ को भी खत लिखते हैं और ये सब कुछ करते हैं। तो ये तो एक एक ऐसी बात है कि ये इमेच्योर बात है। आईएमएफ की बिल्डिंग के सामने मुजाहरा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो उसका कुछ नोटिस लेंगे वो। हाँ,
ये कर्टसी में अगर कहते हैं कि नोटेड, तो शायद वो नोटेड जो है वो हो जाए, वो भी मुश्किल है मुझे लगता है। तो आई डोंट थिंक कि आईएमएफ जो है इस बात से कोई नोटिस लेगी इस बात का, और इससे ना ही उसके कोई प्रोग्राम पे फर्क पड़ेगा। जो उनको जैसे वो प्रोसीड कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के साथ, वो करते रहेंगे। तो बजाय इसके कि मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे पीटीआई के लोग हैं वो चाहिए कि कुछ थोड़ा पॉजिटिव तरीके से वो आए, वो सामने आए और ये बताएं कि वो क्या करते अगर वो हुकूमत में होते। इसलिए कि हम्म। वो भी 4 साल रहे, उन्होंने भी बहुत ब्लंडर्स किए और कोई तीर नहीं मारा। तो वक्त आ गया कि वो बताएं कि उनके पास क्या प्लान है, सिवाय इसके कि वो प्रोटेस्ट करते रहें और डिसरप्टर, और ये कहते रहें कि अगर ना खेड़ेंगे ना खेड़ने देंगे, तो ये तो कोई बात नहीं होगी फिर। जी। 2022 में और जो 23 में थी, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो काफी बेहतर है। उसकी एक तो हमारी जो करेंसी भी है, जिस तरह से वो बड़ी तेजी से गिर रही थी, वो भी खत्म हो गया है सिलसिला। और जो ऑयल प्राइसेस थी, जो एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, वो भी काफी स्टेबलाइज हो गई हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले वो $100 से भी ऊंची चली गई थी, अब अराउंड $80 हैं। तो ये फैक्टर्स तो ऐसे हैं कि, और फिर आईएमएफ ने ये भी कहा था कि आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएं, जो हमने बढ़ाई। उन्होंने कहा कि आप गैस प्राइसेस बढ़ाएं, वो भी हमने किया। तो उतनी मुश्किल सूरत हाल तो नहीं है जो समझ लीजिए 1 साल पहले थी। जी। तो इस लिहाज से अब देखना यह है कि वो जो अभी जो जो उनके जो स्टैंड बाय प्रोग्राम है, उसमें कोई $1 बिलियन उनको डिसबर्स करने हैं। जो इत्तलात हैं, जो आसार हैं, उसके मुताबिक वो मेरे ख्याल से इसको ओके कर देंगे। जो क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि अब पाकिस्तान ये चाह रहा है कि एक बड़ा आईएमएफ पैकेज जो है लिया जाए, और जिस तरह के जो हमारे नए वजीर खजाना साहब ने इशारा दिया है कि वो एक बड़ा और तवीलुल मयाद पैकेज चाहते हैं, उसके लिए ये आईएमएफ के मुतालिक तो ये बहुत कहा जाता है कि वो ये कहते हैं, लेकिन आईएमएफ की जो शराइत होती है आमतौर पर बड़ी फोकस्ड, बड़ी सिंपल होती हैं। वो बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। एक तो उनका इसरार होता है कि आप अपना फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करें, उसको एक सर्टेन लेवल से नीचे रखें। दूसरा उनका ये होता है कि आप जो मार्केट जो रेट है एक्सचेंज, उसको मैनिपुलेट ना करें। हमने सबने देख लिया कि जब आप मार्केट रेट को मैनिपुलेट करते हैं या उसको गैर फितरी तौर पे बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, तो उसके जो अल्टीमेट नताइज होते हैं वो और ज्यादा तबक्कुन होते हैं। हमने भी एक्सपीरियंस किया है अभी हालिया दौर में, हालिया महीनों में इजिप्ट में भी ये हुआ कि 50% 40% जो है उनकी करेंसी गिरी। तो उसका तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है, उसका क्या किया जाए। ये दानिशमंदी जो थी हमारे पड़ोसी मुल्क में, जो अशराफिया है, भारत में भी और बांग्लादेश में भी, इन दोनों ने दिखाई, और उन्होंने उसके समराज देखे हैं। ये नहीं कि वहां कोई परफेक्ट कंडीशंस हैं, लेकिन ये बात हम सबको पता है कि उनके हालात हमसे बहुत बेहतर हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, बांग्लादेश में हमारे यहाँ बहुत होता है जी टैक्स टू जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी। अरे भाई, कितने लोगों को पता है कि बांग्लादेश का टैक्स टू जीडीपी जो है पाकिस्तान से कम है? हाँ। जी। उसकी वजह, तो प्रॉब्लम यह है कि हम खर्चे बहुत करते हैं। वी आर अ फ्री स्पेंडिंग, वी हैव अ फ्री स्पेंडिंग गवर्नमेंट। टैक्स तो हम कलेक्ट करते हैं फिर भी, लेकिन अव्वल तो हम खर्चे बहुत करते हैं, हमारा सेविंग्स रेट बहुत कम है, और दूसरा हम इन्वेस्ट नहीं करते। आपका सेविंग्स रेट जो है बांग्लादेश का 30 के करीब पहुंच गया है, आपका 6-7% है, अगर अच्छे दिनों में भी 10-12% था। तो ये जो इश्यूज हैं कि हम अपना, हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ इस बात पे फोकस बिल्कुल नहीं है कि हम इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सीपैक गेम चेंजर था। माफ कीजिएगा, सीपैक के लिए जो पावर प्लांट्स थे वो कर्जे लेके लगाए गए। अब वो उसकी क्या प्लानिंग थी, वो एक तफसीली अलग बहस है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट हरगिज नहीं था। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि बैरूनी सरमाकार पैसे डालें। तो मसला ये है कि इन अशराफिया की इन तमाम बातों की वजह से, जिसकी एक बुनियादी वजह सेविंग्स का कम होना और इन्वेस्टमेंट का ना होना है,
उसकी वजह से उन्होंने अपने मफादात को खुद नुकसान पहुंचाया है, ये समझ के वो 5-6 प्लॉट लेके बैठे रहेंगे और उनकी दौलत में इजाफा होता रहेगा। ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बिलियनियर्स कितने हैं? बहुत कम है।